यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए मैं MSN 2 का 9वां वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 9वां नंबर का MSN 2 का है, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे BPH के बारे में। BPH क्या होता है? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या इसी को हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि में सौम्य वृद्धि यानी प्रोस्टेट का बढ़ जाना आम भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा, यह पुरुषों की प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्रंथि की एक सौम्य गैर संकर युक्त वृद्धि है जो बढ़ती उम्र के साथ होता है और मूत्र निकलने में रुकावट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया, यह प्रोस्टेट, चूँकि प्रोस्टेट आपका एक ग्लैंड है, ग्रंथि है जो पुरुषों में ही केवल पाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है यह इसमें वृद्धि समान रूप से, जो प्रोस्टेट होता है उससे अलग असमान रूप से इसमें वृद्धि हो जाता है, ठीक है। यानी नॉर्मल से बड़ा हो जाता है प्रोस्टेट और यह उम्र बढ़ने के साथ में ज़्यादातर मामला में होता है। इसके बढ़ने से मूत्र में रुकावट पैदा होता है, ठीक है। तो यही आपका प्रोस्टेट होता है, यानी प्रोस्टेट पौरुष ग्रंथि का वृद्धि होना BPH कहलाता है, जो वृद्धि गैर संकर कैंसर युक्त होता है, यानी ये कैंसर वाला वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी समस्या होता है तो उसका कारण होता है, ठीक है ना। तो कारण हम लोग जानते हैं कि आखिर ये BPH में वृद्धि क्यों होता है। देखिए उम्र बढ़ना, पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें एजिंग होता है, उम्र बढ़ना। 50 वर्ष से उम्र के ऊपर के पुरुषों में यह बहुत सामान्य समस्या है। प्रोस्टेट का ज़्यादातर मामला में एज बढ़ने के साथ ये समस्या ऑटोमेटिक होने लगता है और यह एज फैक्टर सबसे कॉमन जो है कारण होता है ज़्यादातर मामला में, ठीक है। दूसरा कारण होता है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजेन हार्मोन में परिवर्तन होना। जो हार्मोन होता है पुरुष का, टेस्टोस्टेरोन खासकर, इसमें परिवर्तन चेंजेज होने से भी जो है आपका वृद्धि हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT स्तर में वृद्धि होना, ये भी एक हार्मोन होता है जिसके स्तर में वृद्धि होने से भी BPH का बढ़ाव हो सकता है, प्रोस्टेट का बढ़ाव हो सकता है। तो दो कारण, एक हार्मोनल असंतुलन, एक एज फैक्टर, तीसरा जीनेटिक फैक्टर, किसी किसी मामले में ये जीनेटिक भी हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी। चौथा मोटापा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोटापा भी कुछ कुछ मामला में कारण बन सकता है। उसके बाद है बैठे बैठे रहना, बहुत देर तक ज़्यादातर बैठना भी जो है कारण बन सकता है। शराब धूम्रपान का सेवन भी जो है इसका कारण बन सकता है। और एक और कारण होता है क्रोनिक UTI, लंबे समय से मूत्र से संबंधित संक्रमण भी जो है एक कारण आपका BPH का बनता है। तो कारण मैं आपको बता ही दिया। कारण में कोई जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है। मोस्ट याद रखिएगा कि एज फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला, ज़्यादा एज होने के कारण ये हो सकता है। दूसरा, हार्मोनल असंतुलन यानी हार्मोनल बिगड़ने के कारण ये चीज़ें हो सकता है। तीसरा, वंशानुगत, किसी किसी मामले में जेनेटिक देखा जा सकता है, किसी मामला में मोटापा भी कारण बन सकता है, ठीक है। और बाकी ये दोनों लाइफ स्टाइल है, ठीक है। शराब धूम्रपान, ज़्यादा देर तक बैठे रहना। और एक और इम्पोर्टेंट कारण क्रोनिक UTI, मूत्र का संक्रमण बार बार लंबे समय से होते रहना। तो ये कुछ कारण है जो बनता है BPH का कारण, ठीक है। अब कोई भी समस्या है उसका लक्षण होता है, उसका क्लिनिकल फीचर होता है, बात समझ गए। कोई भी ऐसा लक्षण होता है जो इसका क्या होता है, कोई भी समस्या है, बीमारी है, तो उसका कारण जब आप जान लेते हैं तो कारण के बाद हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण दिख रहा है। तो लक्षण में क्या क्या इसमें दिखेगा, जैसे मूत्र से संबंधित लक्षण, यानी सबसे पहला लक्षण होता है BPH होने का, प्रोस्टेट बढ़ने का, कि मूत्र में रुकावट आता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, मूत्र में रुकावट का लक्षण हो सकता है, जैसे पेशाब शुरू करने में कठिनाई होना, पेशाब धीमा या कमज़ोर,
जो स्टीम होता है, प्रवाह जो होगा मूत्र का, वह धारा कमज़ोर हो जाएगा। पेशाब खत्म होने पर टपकते रहना, ठीक है, मूत्राशय पूरी तरह खाली न होना, ये सब कुछ मूत्र रुकावट से लक्षण हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं बातों को। कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं, उत्तेजन लक्षण हो सकते हैं इसमें, जैसे बार बार पेशाब लगना, रात में पेशाब लगना जिसे नॉक्टीरिया बोलते हैं, पेशाब जल्द जो है पेशाब की जल्दी होना कि नहीं करेंगे तो जो है इधर ही हो जाएगा, पेशाब में जलन या दर्द होना। तो ये सब उत्तेजना जो उत्तेजित करता हो यूरिन से संबंधित, तो ये इरिटेटिव सिम्टम्स होता है। और ऊपर वाला क्या था, ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम था, जहाँ पे मूत्र रुकावट होने पर क्या क्या होगा, तो मूत्र रुकावट होने पर ये सब लक्षण दिखेगा, ठीक है। और अगर उत्तेजना होगा, यूरिन में उत्तेजना होगा तो बार बार उत्तेजना, ठीक है, रात में उत्तेजित होना, पेशाब जल्दी करने के लिए उत्तेजना होना, पेशाब में जलन या दर्द का उत्तेजना, तो ये सब उत्तेजक इरिटेटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है सब यूरिन से ही संबंधित। ओके, अब मान गए कोई स्टूडेंट जो है सीधा क्या करेगा, सीधा ये सारे लक्षण लिखेगा, A B C करके नहीं लिखेगा, सीधा लाइन से ये सब लक्षण लिख देगा। तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जटिलता में, ठीक है ना, जटिलता में आते हैं। तो जटिलता में क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, उसमें जो लक्षण में कुछ और छूट गया है, जैसे असमान डिस्चार्ज भी लिखिएगा, क्योंकि प्रोस्टेट से एक फ्लूइड भी जो है डिस्चार्ज होता है यूरिन के अलावा। उसमें लक्षण में और लिखिएगा कि असमान जो है स्राव होना, ठीक है ना, असमान जो है स्राव होना, वो लिखिएगा आप जरूर, उसमें सफ़ेद सफ़ेद डिस्चार्ज होना। जटिलताएं, अब कॉम्प्लिकेशन, मान गए अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो क्या कॉम्प्लिकेटेड इससे हो सकता है, तो मूत्र रुकना, यूरिन रिटेंशन, पूर्ण रूप से यूरिन रुक सकता है व्यक्ति को, ठीक है। मूत्र संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में संक्रमण हो सकता है। मूत्राशय की सूजन, साइटाइटिस हो सकता है व्यक्ति के अंदर। मूत्राशय में पथरी, ब्लेडर स्टोन बन सकता है, समझ गए। गुर्दे की सूजन या फेल होना, अब आप खुद समझिए कि BPH के कारण आपका यूरिन रुका हुआ है, ठीक है, या फिर मूत्रनली का संक्रमण हो जाता है, मूत्राशय में सूजन हो जाता है, या मूत्राशय में पथरी हो जाता है, तो ये सब तो डायरेक्टली किडनी से अटैच है, किडनी का रोल है। जितना आपका मूत्र रुका रहेगा, मूत्र में मार्ग में संक्रमण होगा तो किडनी पर भी इफेक्ट डालेगा, समझ गए ना। तो किडनी का सूजन या किडनी फेल होना ये भी हो सकता है, ठीक है। खून आना, हेमेचूरिया, यूरिन के रास्ते से खून आना, ये सभी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बात समझ गए। अब इसमें बातें आती है कि डायग्नोसिस, जांच क्या होगा। देखिए, कारण, लक्षण, जटिलता, और अब हम लोग देखेंगे जांच, क्या जांच होगा, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है। सबसे पहले किसी भी बीमारी में रोगी का इतिहास लेते हैं, तो पहला हिस्ट्री टेकिंग हो जाएगा। दूसरा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE, डॉक्टर उंगली से प्रोस्टेट की जाँच करते हैं इसमें, ठीक है। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर उंगली लगा के प्रोस्टेट की जांच करते हैं, तो ये बातें समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद चूँकि यह प्रॉब्लम है आपका यूरिन से रिलेटेड, तो यूरिन टेस्ट जिसमें संक्रमण, खून की जांच ये सब होता है। ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें PSA टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट का जांच होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट में होता है, ओके। कैंसर की संभावना देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सिस्टोस्कोपी कराते हैं। तो ये मान गए BPH बढ़ा है तो हो सकता है कि यह गैर कैंसर युक्त जो है वृद्धि है, लेकिन किसी किसी मामला में कैंसर भी हो सकता है, वृद्धि होने का लक्षण में कैंसर भी हो सकता है। तो ट्यूमर, चूँकि वह एक वृद्धि है, तो वृद्धि, कैंसर भी तो वृद्धि ही होता है सेल का, तो उसको संभावनाओं के चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड और सिस्टोस्कोप करते हैं, बात समझ गए। अब बात आती है मैनेजमेंट का। एक बात ध्यान रख लीजिए, मैनेजमेंट अगर लिखा रहेगा कि फलाना बीमारी का प्रबंध लिखे, तो फलाना बीमारी का मतलब उसमें तीनों तरीका से, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग, तीनों मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा। अगर मान गए किसी बीमारी में सर्जरी नहीं पॉसिबल है, सर्जरी नहीं हो सकता है, तो सर्जरी हट जाएगा, मेडिकल तो रहेगा ही रहेगा, नर्सिंग तो रहेगा ही रहेगा। जिसमें सर्जरी अगर होगा तो उसको सर्जिकल मैनेजमेंट भी लिखेंगे कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद क्या भूमिका होगा, समझ गए, और कौन सा सर्जरी होगा उस बीमारी में। तो ये हो गया। तो प्रबंधन में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट होता है,
जहाँ पे मेडिसिन वगैरह चलता है, समझ गए ना। ऐसा थोड़ी ना है कोई डायरेक्ट सर्जरी शुरू करता, पहले दवाई चलाता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, अल्फा ब्लॉकर जैसे देख लीजिए टैमसुलोसिन, टेराजोसिन मूत्र नली को ढीला कर पेशाब निकालना आसान करता है ये दवाइयाँ, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर होता है पहला। दूसरा होता है 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स जैसे फिनास्टराइड, ठीक है, देख लीजिए फिनास्टराइड, ड्यूटास्टेराइड प्रोस्टेट का आकार घटाता है। तो ये सब दवा है। 5 अल्फा रेड्यूस्टेज इनहिबिटर, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो प्रोस्टेट का साइज है बढ़ा हुआ उसको कम करता है। और अल्फा ब्लॉकर क्या करता है, मूत्र नली को ढीला करता है ताकि मूत्र जो है आसानी से निकल सके, ठीक है। तो टैमसुलिन, टेराजोसिन ये आपका अल्फा ब्लॉकर है, टैमसुलोसिन, टेराजोसिन, ठीक है, याद रखिएगा। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनास्टराइड, ड्यूटास्टेराइड ये प्रोस्टेट को आकार को कम करता है, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे शैल चिकित्सा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सा सर्जरी होगा, तो पहले सर्जिकल मैनेजमेंट में ट्रांसयूथेरल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP, प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ हिस्सा निकाल दिया जाता है। तो इसमें प्रोस्टेट में टर्प जो होता है TURP, ट्रांसयूथेरल, T फॉर ट्रांस, U फॉर यूथेरल, R फॉर रिसेक्शन ऑफ, P फॉर प्रोस्टेट, ट्रांसयूथेरल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट टुर्प जो होता है TURP, या प्रोस्टेट के बढ़े हुए हिस्से को सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है ओपन प्रोस्टेक्टोमी। ओपन प्रोस्टेक्टोमी में बहुत अधिक बढ़ने पर खुली सर्जरी की जाती है और प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सर्जिकल में टूर्प होता है जिसमें सिर्फ प्रभावित भाग को निकाला जाता है, और ओपन प्रोस्टेक्टोमी में बहुत ज़्यादा बढ़ने पर टोटली प्रोस्टेट को ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपन हो गया क्या चीज़, सर्जिकल मैनेजमेंट, ओके। अब यहाँ पे हम नर्सिंग मैनेजमेंट आएंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख कर दे दिया लाइन बाय लाइन, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट का अच्छा तरीका है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में आप 4 से 5 पॉइंट खोजें, 4 से 5 वो बेहतरीन पॉइंट खोजें जो आप उस बीमारी के लिए उसको मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। और हर एक पॉइंट को आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या करेंगे उस पॉइंट को मैनेज करने के लिए, उसमें 2-2 4-4 लाइन सब में लिखते चले, तो वो बेहतरीन तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सीधा नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दिया और नर्सिंग का रोल 7-8 लाइन लिख दिया, ये तो नॉर्मल हो गया। देखिए, मरीज को आरामदायक स्थिति दे, चूँकि मरीज यहाँ पे परेशान हो जाता है। कैथेटर की देखभाल करें क्योंकि मूत्र निकासी के लिए कैथेटर लगाया जाता है। पेशाब के रंग, मात्रा और रक्तस्राव पर निगरानी रखें। हो सकता है लक्षण में आप देखें है ना कि ब्लीडिंग भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, तो रक्तस्राव, ठीक है, यूरिन का मात्रा और उसके रंग पर आप नज़र रखें कि कहीं कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। पर्याप्त तरल पदार्थ दे 2 से 3 लीटर प्रतिदिन ताकि यूरिन अच्छे से निकल सके। संक्रमण रोकने के लिए सफाई बनाए रखें। मरीज को सलाह दे कि शराब, कॉफ़ी, मसालेदार चीज़ें और कब्ज से बचे रहे। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट था। देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, अगर आपको पास अच्छे नॉलेज है तो आप चीज़ों को डील कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में खुद से। नर्सिंग मैनेजमेंट कोई पहाड़ तोड़ना नहीं होता है, उसमें कुछ अलग नहीं किया जाता है। बस एज ए नर्स जो है आप क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे मरीज को, उस बीमारी में उस लक्षण के आधार पर लिखा जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है लंग्स कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है, फेफड़े का कैंसर। मैंने अभी तक कैंसर आपको मैंने कैंसर के बारे में पढ़ाया है, मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हम लोग लंग कैंसर के बारे में पढ़ा रहे हैं, फेफड़े के कैंसर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो कैंसर समझ ही गए होंगे कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक अपरिपक्व कोशिका का अचानक से तेज गति से अनियंत्रित रूप से वृद्धि होना ही कैंसर कहलाता है। अब जिस भी बॉडी के पार्ट में होगा उस पार्ट में वह सेल जो है अनियंत्रित रूप से, इमेच्योर सेल अनियंत्रित रूप से तेज़ी से फैलेगा और वह ट्यूमर बनाता है, एक गुच्छा बनाता है मिलकर, और वह जो है ट्यूमर के रूप में कैंसर का रहता है, ठीक है ना। अब फेफड़ा के कैंसर देख रहे हैं तो फेफड़ों का कैंसर एक घातक मेलिग्नेंट रोग है, यानी यह घातक ट्यूमर होता है जिसमें फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकती है। देखिए,
पूरा बॉडी हमारा सेल और सेल टिश्यू में और टिश्यू से ही पूरा बॉडी बना है। बात समझ गए ना, यानी कुल मिला के सेल से ही पूरा बॉडी बना है, हर एक पार्ट बना है। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसर होता है उसका मतलब है कि उस पार्ट का जो सेल है, जो कोशिका है, वह अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है और वो वृद्धि के रूप में एक ट्यूमर के रूप बनाता है, वही कैंसर होता है। तो ये चूँकि लंग्स कैंसर देख रहे हैं तो ऐसा ये लंग्स में होगा। लंग्स की कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और यह बढ़कर जो है एक गुच्छा बनाता है और ये कैंसर का रूप लेता है। यह एक घातक मेलिग्नेंट होता है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलिग्नेंट इसलिए होता है क्योंकि यह अन्य भागों तक फैल सकता है आसानी से। बात समझ रहे हैं। मेलिग्नेंट सेल वही होता है, कैंसर के दो सेल पढ़ा है ना, बेनाइन और मेलिग्नेंट। तो बेनाइन उतना वृद्धि और उतना फैलने वाला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मेलिग्नेंट काफ़ी वृद्धि करता है तेज़ी से और यह फैलता भी है दूसरे अंगों तक तेज़ी से, इसीलिए मेलिग्नेंट कहा जाता है। तो फिर लंग्स कैंसर अगर पूछेगा तो यह मेलिग्नेंट टाइप का होता है। यहाँ होने से अन्य भागों में होने का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि तेज़ी से फैलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्मोकिंग कारण। अब इसका चूँकि ये समस्या है, बीमारी है, तो इसका कारण होगा। कारण में धूम्रपान मुख्य कारण, लगभग 85 से 90% मामला में यह धूम्रपान ही होता है। समझ गए। उसके बाद है पैसिव स्मोकिंग, दूसरों के धुओं का असर। दूसरे के धुआं कहने का मतलब है कि जैसे दिल्ली में अभी देखते होइएगा काफ़ी प्रदूषण का जो है मामला चल रहा है, तो वह मामला प्रदूषण जितना व्यक्ति के अंदर फेफड़ा, चूँकि हम लोग बाहर से जो भी चीज़ श्वसन करते हैं डायरेक्टली फेफड़ा में ही जाता है वो, समझ गए ना, तो फेफड़ा को ही इफेक्ट करता है। तो किसी कल कारखाने या किसी दूसरे स्रोत से आए हुए अगर धुएं को अगर कोई इनहेल करता है तो वो तो सब अंदर ही जा रहा है, तो दूसरे के धुएं का भी असर व्यक्ति पर पड़ता है। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि आप वातावरण से ही श्वसन ले रहे हैं और श्वसन वो अंदर फेफड़ा में जा रहा है, तो एयर पोल्यूशन भी जो है इफेक्ट करता है व्यक्ति को। उसके बाद है एस्बेस्टस या रासायनिक धूल का संपर्क, कुछ ऐसे केमिकल से भरा हुआ धूलकण, हवा, गैस जो व्यक्ति डायरेक्टली इनहेल कर रहा है, तो ये भी जो है काफ़ी खतरनाक रिस्क होता है लंग्स कैंसर के लिए। ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर, कुछ ऐसे मामले में रेडिएशन का संपर्क में आने से भी जो है लंग कैंसर होता है, तो बच के रहना चाहिए। अनुवांशिक कारक, कुछ मामले में यह जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। पुराना फेफड़ों का संक्रमण, क्रोनिक लंग डिजीज, कुछ ऐसे मामला जो फेफड़ा में आपको पहले से या किसी को पहले से बना हुआ है फेफड़े में समस्या, तो आगे चलकर यह फेफड़ों का संक्रमण क्रोनिक रूप जो है कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। समझ गए। तो इन चीज़ों को जो है आपका ये सारा जो है कारण बनता है। देख लीजिए कारण मैंने बताया। अब सभी बीमारी का अपना लक्षण होता है, फीचर्स होता है। फीचर्स क्या होता है, जैसे लगातार देख लीजिए परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी होना। अब खुद समझिए कि फेफड़ा में अगर आपको समस्या हो जाए या किसी व्यक्ति को भी ट्यूमर बन जाए, फेफड़ा में समस्या हो जाए, तो क्या लक्षण होगा। तो जो फेफड़ा का रोल है, भूमिका है, उसी आधार पर जो है लक्षण होगा। जैसे ही फेफड़ा गड़बड़ाएगा उसका सारा भूमिका गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे लगातार खांसी होना, ठीक है, खांसी के साथ खून आना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना, आवाज़ में भारीपन आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, ठीक है, थकान और कमजोरी होना, बार बार फेफड़ों का संक्रमण होना। समझ गए। तो ये सारा जो है समस्या व्यक्ति के अंदर लक्षण में दिख सकता है। ओके, एक बार और देखिए, लगातार खांसी होना, खांसी के साथ खून आना, सांस फूलना, सीने में दर्द। अब सांस फूलेगा, खांसी होगा तो सीने में दर्द तो होगा ही होगा। अब आप देखते होइएगा बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है खांसते खांसते या अगर उसका लंग ठीक से काम नहीं करता है तो आवाज़ भारी हो जाता है, उसका वजन कमने लगता है, भूख कम लगता है, व्यक्ति में थकान व कमजोरी होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक ढंग से उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है बॉडी को। बार बार फेफड़ों का संक्रमण होना, तो ये सब कुछ जो है आपको कारण बनते हैं। समझ गए। कारण के साथ लक्षण ये सब होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ जटिलता। देखिए हर बीमारी का मैंने पहले बताया, कारण, लक्षण, जटिलता, निदान, प्रबंध।
बात समझ गए। अब यहाँ पे जटिलता में कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, इसके और भयावह रूप लंग्स कैंसर का, यह मेटास्टेसिस, क्या चीज़, मेटास्टेसिस, कैंसर का मस्तिष्क, हड्डियों या जिगर तक फैलना। मैंने पहले ही बताया कि लंग एक मेलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है, ठीक है, जो तेज़ी से बढ़ता है दूसरे अंगों की तरफ। तो इसमें मेलिग्नेंट में मेटास्टेसिस उपस्थित होता है, इसी के कारण यह मस्तिष्क की ओर, हड्डियों की ओर और लीवर की तरफ आसानी से जो है फैल सकता है, ठीक है। दूसरा इसका जटिलता हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों के चारों ओर तरल भर जाना, इसका एक जटिलता ये भी हो सकता है। श्वसन विफलता, रिस्पायरेटरी फेलुअर, किसी किसी मामले में कभी कभी रिस्पायरेशन अचानक से फेल कर सकता है। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, SVC ऑब्स्ट्रक्शन, जो सुपीरियर वेना केवा है उसमें समस्या हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है। तो ये सब कुछ जटिलता है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक जटिलता में मौत भी होता है, तो इसमें आप जो है मौत भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके जांच का मैं बात करूं क्या क्या डायग्नोसिस होगा, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, कोई भी बीमारी हो जांच में पहला जो पॉइंट लिखिएगा इतिहास लेना, पहला पॉइंट, फिजिकल एग्जामिनेशन दूसरा पॉइंट लिखिएगा। आगे है चेस्ट का एक्सरे। अब चूँकि भाई एक्सरे में फेफड़ा में समस्या है तो फेफड़ा के लिए एक्सरे बेस्ट होता है। ट्यूमर के लिए CT स्कैन, MRI बेस्ट होता है। इसके कितना साइज है, कितना फैलाव है, इसको देखने के लिए CT स्कैन है। स्पुटम का टेस्ट होता है, ठीक है, स्पुटम साइटोलॉजी, थूक में कैंसर कोशिकाओं की जांच की जाती है। उसके बाद है ब्रोंकोस्कोपी, फेफड़ों के अंदर कैमरा डालकर ब्रोंकिया के अंदर ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है। बायोप्सी, ट्यूमर का सैंपल लेकर जांच करना, यह बायोप्सी होता है, समझ गए। PET स्कैन, पेट स्कैन, कैंसर के फैलाव स्टेजिंग के लिए PET टेस्ट किया जाता है, समझ गए कि कितना जो है कैंसर फैल चुका है, इसके लिए पेट स्कैन किया जाता है। अब आता है यहाँ पे मैनेजमेंट। मैं बार बार बता चुका हूँ, जटिलता के बाद मैनेजमेंट अगर आपसे पूछता है तो मैनेजमेंट में 3 चीज़ें, पहला मेडिकल, दूसरा सर्जिकल, तीसरा तो नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट, देखिए मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट में बता देता हूँ। देखिए प्रबंध में पहला प्रबंध सर्जरी के द्वारा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। देखिए सर्जरी के द्वारा, अगर सर्जरी से प्रबंध होगा तो इसमें लोबेक्टोमी होता है। क्या होता है लोबेक्टोमी, फेफड़ा के एक भाग लोब को निकाला जाता है, एक भाग यानी जिस भाग ट्यूमर होगा उसको निकाला जाता है लोबेक्टोमी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है निमोनेक्टोमी, पूरा फेफड़ा निकाला जाता है तो इसे निमोनेक्टोमी कहा जाता है, समझ गए। सेगमेंटेक्टोमी जो होता है छोटे भाग को हटाना। अगर लोबेक्टोमी होगा तो फेफड़ा के एक भाग एक लोब को हटाना, निमोनेक्टोमी होगा तो पूरा फेफड़ा निकालना, सेगमेंटेक्टोमी होगा तो छोटे भाग को हटाना सेगमेंट में, छोटा छोटा भाग में, ठीक है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। अब आप कहेंगे कि फेफड़ा को काट कर हटा देगा तो कैसे व्यक्ति जीवित रहेगा, तो उसके लिए दूसरा उपाय किया जाता है। आगे है रेडियोथेरेपी, दूसरा जो इसमें प्रबंध होता है रेडियोथेरेपी दिया जाता है मरीज को। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जो है रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, जहां सेल को नष्ट करने के लिए रेडिएशन को डाला जाता है डायरेक्टली ट्यूमर पर, यही आपका रेडियोथेरेपी उपचार होता है, ओके। आगे है यहाँ पे कीमोथेरेपी कैंसर रोकने के लिए दवाइयाँ जैसे सिप्लास्टिन, कार्बोप्लेटिन, ठीक है, पैक्लेटेक्सेल, ये दवाइयाँ सब चलती रहती हैं। कीमोथेरेपी में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है जो कीमोथेरेपी में मेडिसिन केमिकल का उपयोग होता है, समझ। आगे मैं बढ़ता हूँ तो कीमोथेरेपी तो बता ही दिया, लास्ट चलता है टारगेट थेरेपी या इसी को इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाली दवाइयाँ होती हैं जो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, क्योंकि कैंसर सेल इम्यून को भी घातक रूप से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कुल 4 प्रकार से सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इम्यूनोथेरेपी ये सब चलता है व्यक्ति के अंदर, ओके। अब यहाँ पे आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट कहने का मतलब है नर्स के द्वारा किया गया प्रबंध। तो एक नर्स फेफड़े से पीड़ित है, फेफड़े के कैंसर से, तो उसको प्रबंध कैसे किया जाएगा देख लीजिए।
फेफड़ों के जो भी समस्या का प्रबंध होता है वो लक्षण और कारण पर बेस्ड होता है। नर्स को लक्षण और कारण को ध्यान में रखते हुए ही प्रबंध किया जाता है, समझ गए। जैसे मरीज को फाउलर पोजीशन देना। क्यों फाउलर पोजीशन देना? क्योंकि इसमें मरीज जो है श्वसन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, इसलिए फाउलर पोजीशन दिया जाता है। आगे है ऑक्सीजन थेरेपी देना। श्वसन कष्ट होता है इसमें, तो उसके लिए ऑक्सीजन दिया जाता है। खांसी सांस की निगरानी करना, चूँकि मरीज को यहाँ पे सांस की समस्या, खांसी की समस्या होती रहती है। दर्द का नियंत्रण, पेन मैनेजमेंट के लिए जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो देते रहते हैं। पोषण युक्त भोजन, अब मरीज को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन कैलोरी अधिक दे, छोटे छोटे भोजन कराए, ठीक है। सांस लेने के लिए व्यायाम कराएं ताकि मरीज डीप ब्रीदिंग, कफ एक्सरसाइज कराएं, जिससे मरीज खुद से बेहतर सांस ले सके। मानसिक सहयोग दे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, क्योंकि ऐसे मामले में, ऐसे समस्या में व्यक्ति काफ़ी पैनिक हो जाता है। 8वां है धूम्रपान पूरी तरह से बंद करें, और ये चीज़ें सलाह देना चाहिए। और लास्ट में 9वां पॉइंट, शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए। अभी मैं शॉर्ट में नर्सिंग प्रबंध बताया हूँ, ठीक है। आप चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन थेरेपी दे। अब ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए क्या क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। श्वसन का प्रबंध, श्वसन के प्रबंध कर, जैसे लिखेंगे पॉइंट 3 श्वसन का प्रबंध, और श्वसन के प्रबंध में आप क्या क्या करेंगे 3-4 लाइन इसमें लिखिए। फिर आगे चलेंगे पोषण का प्रबंध, तो पोषण के प्रबंध के लिए आप कैसे पोषण का प्रबंध करेंगे, क्या क्या करेंगे इसमें लिखिए, ठीक है। आगे चलेंगे मानसिक सहयोग, अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप क्या करेंगे, क्या देंगे, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा, और उसके अंदर क्या क्या करेंगे वो लिखेंगे। तो ये सब ऐसे लिखा जाता है, तब जाके बेहतर नर्सिंग मैनेजमेंट माना जाता है। ऐसे तो ये नॉर्मल आप लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।